हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, 2024 के लिए जो सामाजिक विज्ञान का पेपर वायरल हुआ है, यहाँ पे इसका संपूर्ण हल देखने वाले हैं। साथ में आप सभी को मानचित्र से संबंधित सामाजिक विज्ञान के जो प्रश्न पूछा जाता है वो सभी भी आपको साथ में हल कराएंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। यही पेपर आपके 7 मार्च को, जो आपका बोर्ड के एग्ज़ाम होने वाला है 7 मार्च को, जिसमें सामाजिक विज्ञान का पेपर आने वाला है और यही पेपर सेम टू सेम आएगा। तो इस पेपर का संपूर्ण हल देख के आप बोर्ड के एग्ज़ाम देने जाइएगा। फ्रेंड्स, देखिए आपका सेट जो है EY है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपका जो पेपर मिलता है, यहाँ पे आपको अनुक्रमांक लिखना होता है और इसके नीचे अपना नाम लिख दीजिएगा, ठीक है। देखिए, आप सामाजिक विज्ञान का जब पेपर मिलेगा तो इस पेपर को हल करने के लिए आपको समय जो मिलेगा 3 घंटा 15 मिनट का संपूर्ण समय मिलता है और जो पूर्णांक रहेगा टोटल 70 नंबर का रहेगा, 70 नंबर का रहेगा, ठीक है। देखिए, यहाँ पे आप जो पेपर हल कराएंगे इसके बारे में अपना विचार और जो सहमति है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आप इस पेपर के बारे में क्या कहना चाहते हैं। देखिए, इसके कुछ निर्देश यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। इस निर्देश को आप पढ़ लीजिएगा। प्रत्येक पेपर में आपको निर्देश के बारे में बताते रहते हैं, तो आप निर्देश अभी तक सब जान गए होंगे। एक बार इस निर्देश को आप देख लीजिएगा, ठीक है, सभी निर्देश को। चलिए हम सीधे अब क्या करते हैं कि आपको जो प्रश्न हल कराने वाले सीधे प्रश्न को दिखाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो इंस्ट्रक्शन है वही इंग्लिश में लिखा है, ठीक है। आपको यहाँ पे इससे कोई मतलब है नहीं। यहाँ पे चलिए हम देखते हैं खंड अ, ठीक है। देखिए खंड अ में क्या है, टोटल आपको 20 बहुविकल्पी प्रश्न है, ठीक है। टोटल 20 नंबर का रहेगा। साथ में 50 नंबर का आपका क्या रहेगा, वर्णनात्मक प्रश्न रहेगा, ठीक है, 50 नंबर का। और देखिए यहाँ पे क्या है कि इसके जो निर्देश दिए गए हैं, तो इस निर्देश में क्या है कि बहुविकल्पी प्रश्न है जिसे OMR सीट पे आपको करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसका पहला जवाब क्या है। देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा 1804 के नेपोलियन कोड में नहीं जोड़ा गया था, ठीक है, ये प्रश्न है। इसका ऑप्शन आपके सामने है। जन्म से प्राप्त विशेष अधिकार, सामंती व्यवस्था का अंत, संपत्ति का अधिकार, कानून के समक्ष समानता, ठीक है। टोटल कितने नंबर का है, 1 नंबर का है। देखिए ये जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न है इसे OMR सीट पे ही आप सभी को हल करना है। तो इस प्रश्न का देखिए आपका सही जवाब क्या होगा कि जन्म से प्राप्त विशेष अधिकार। तो ये जो जन्म से प्राप्त जो विशेष अधिकार है 1804 के नेपोलियन कोड में नहीं जोड़ा गया था ना। तो इस प्रश्न का सही जवाब ए वाला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा, ठीक है। अब देखिए इसी प्रश्न को आप इंग्लिश में दिया है, तो इंग्लिश वाले जो भाग है इसको आपको छोड़ देना है, सिर्फ हिंदी वाला करना है। चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं। देखिए अगला नंबर का आपका सवाल क्या है। जितने भी प्रश्न हैं संपूर्ण पेपर हल कराएंगे और वीडियो साथ में पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को साथ में सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए दूसरा नंबर का सवाल क्या है आपका। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। ऑप्शन है 1679, 1779 और 1789, 1789, 89 है, ठीक है, ये 89 है। देखिए यहाँ पे फ्रांस की क्रांति कब हुई थी फ्रेंड्स। तो इस प्रश्न का सही जवाब डी वाला ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, तो डी वाला ऑप्शन सही है। यहाँ पे यहाँ पे देखिए तीसरा नंबर का सवाल। यहाँ पे देखिए क्या है कि 1861 में एकीकृत इटली का सम्राट किसे घोषित किया गया, ठीक है। ऑप्शन इमैनुअल द्वितीय को, जूसेपे मेस्सिनी या विलियम प्रथम, जूसेप गैरिबाल्डी को, ठीक है। तो देखिए इसका सही जवाब आपका क्या होगा कि 1861 के में एकीकृत इटली का सम्राट जो घोषित किया गया था इमैनुअल द्वितीय को घोषित किया गया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब ए वाला ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा। अगला देखिए चौथा नंबर का सवाल। देखिए चौथा का क्या है आपका कि बेल्जियम कहाँ स्थित है। आपको बताना है कि जो बेल्जियम है कहाँ पे स्थित है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन है कि जो बेल्जियम है आपका अफ्रीका में है, एशिया में है, ऑस्ट्रेलिया में है या यूरोप में है। तो बेल्जियम आपका जो है यूरोप देश में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही जवाब डी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला नंबर 5वां नंबर का यहाँ ध्यान दीजिएगा कि 1929 में आर्थिक महामंदी का मुख्य कारण क्या था, ठीक है। आर्थिक महामंदी का मुख्य कारण क्या था। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पाद जो था
1929 में आर्थिक महामंदी का मुख्य कारण था। ठीक है, अगला नंबर चलिए देखते हैं। यहाँ पे छठवां नंबर का ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए छठवां नंबर का प्रश्न क्या है आपका कि अफ्रीका में रिंडर पेस्ट क्या था ना। अफ्रीका में रिंडर पेस्ट क्या था? एक जानवर था, एक घटना था, एक खेल था, या एक बीमारी था। ठीक है, तो देखिए अफ्रीका में जो रिंडर पेस्ट था एक प्रकार की बीमारी था। तो इस प्रश्न का सही जवाब डी वाला ऑप्शन क्या है? सही है आपका। ठीक है, चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं कि अगला नंबर का सवाल आपका क्या है। पूरे प्रश्न को आप देखिए फ्रेंड्स। ठीक है, देखिए 7वां नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची का विषय है, यानी राज्य सूची का विषय कौन सा है ये बताना आपको। जैसे यहाँ पे देखिए मुद्रा, विदेशी कार्य, बैंकिंग या व्यापार। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो राज्य सूची से संबंधित आपका है व्यापार आता है। तो राज्य सूची के अंतर्गत कौन आता है? तो व्यापार। इस प्रश्न का सही जवाब डी वाला ऑप्शन क्या होगा? आपका सही होगा। यहाँ पे 8वां नंबर का सवाल देखिए, ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में से संघात्मक शासन कहाँ नहीं है, यानी कि आपको बताना है कि संघात्मक शासन कहाँ पे नहीं है। भारत में, श्रीलंका में, बेल्जियम में, या संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपका कहाँ पे नहीं है? तो देखिए संघात्मक जो शासन है आपका बेल्जियम में नहीं है। तो कहाँ पे नहीं है? तो बेल्जियम में आपका संघात्मक शासन नहीं है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 8वां क्या है? सी वाला ऑप्शन करेक्ट है आपका। चलिए 9वां नंबर का सवाल देखते हैं। यहाँ पे 9वां नंबर ध्यान दीजिएगा आप, क्या है 9वां नंबर का सवाल कि निम्नलिखित में से किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है। ठीक है, लोकतंत्र से संबंधित कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन है स्वतंत्र और विपक्ष निर्वाचन, उत्तरदायी शासन, कानून के समझ समानता, बहुसंख्यकों का शासन। यहाँ पे किसके बारे में पूछा है? लोकतंत्र से संबंधित नहीं है। ठीक है, यहाँ लोकतंत्र से जो संबंधित नहीं उसी के बारे में आपको बताना है। देखिए इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा लोकतंत्र से संबंधित नहीं है तो वो है बहुसंख्यकों का शासन। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा बी वाला ऑप्शन, डी वाला ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। ठीक है, अब यहाँ पे 10वां नंबर का देखिए। 10वां नंबर का सवाल क्या है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी संघात्मक शासन की विशेषता नहीं है। यहाँ पे आप क्या देखिए, इस प्रश्न में पूछा था लोकतंत्र से संबंधित नहीं है, यहाँ पे बताना है संघात्मक शासन की विशेषता नहीं है। ऑप्शन है शक्तियों का वितरण, शक्तियों का केंद्रीकरण, सर्वोच्च न्यायपालिका, या कठोर संविधान। तो संघात्मक शासन की विशेषता जो है कठोर संविधान नहीं है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? डी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं कि अगला नंबर का सवाल क्या है आपका। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा अगला नंबर का सवाल आपका 11 नंबर का क्या है। ठीक है, देखिए यहाँ पे 11 नंबर के ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिए क्या है कि कपास की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है। कपास की खेती के लिए बताना, तो देखिए लाल मिट्टी होगा, या लेटराइट, या काली मिट्टी, या जलोढ़ मिट्टी। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, फसल का नाम कपास। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होता है? तो कपास की खेती के लिए आपकी काली मिट्टी सबसे उपयुक्त होता है। इस प्रश्न का सही जवाब सी वाला ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। अब देखिए 12वां नंबर का कर्तन एवं दहन कृषि, इसको झूम के कृषि के नाम से भी जाना जाता है। तो कर्तन या दहन कृषि जो है उसे झूम के कृषि के नाम से जाना जाता है। तो निम्नलिखित में से किस राज्य में अपनाई जाती है? यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया है राजस्थान में, उत्तर प्रदेश, या मिजोरम, या उत्तराखंड में। तो देखिए जो झूम के कृषि होती है कहाँ पे होती है? तो मिजोरम में होती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब सी वाला ऑप्शन क्या होगा? आपका सही होगा। ठीक है, यहाँ पे इसका सही जवाब सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर देखिए 13वां नंबर का ध्यान दीजिएगा। 13 नंबर का सवाल क्या है आपका? देखिए पूछा है कि निम्नलिखित खनिजों में से कौन सा एक आधारभूत खनिज है। आधारभूत खनिज कौन सा है? देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आधारभूत पूछा है। अभ्रक, इसके अलावा मैग्नीज, लौह अयस्क, या तांबा। तो जो आधारभूत खनिज है वो आपका लौह अयस्क है। ठीक है, कौन सा है? लौह अयस्क। इस प्रश्न का सही जवाब सी वाला ऑप्शन सही है। 14 नंबर का देखिए यहाँ पे क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है। ऊर्जा का परंपरागत स्रोत बताना है कि जो परंपरा से चली आ रही है। देखिए कोयला, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, या ज्वारी ऊर्जा। तो परंपरागत ऊर्जा जैसे कोयला हुआ, पेट्रोल हुआ, ये परंपरा से पहले जमाने से ही चली आ रही है ऊर्जा का स्रोत। तो इसका सही जो ए वाला ऑप्शन क्या होगा? सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपका 15 नंबर का सवाल क्या है? ध्यान दीजिएगा 15 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग, ठीक है, बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है ना। बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में कौन प्रयोग करता है? ऑप्शन है कागज, लौह एवं इस्पात,
एल्युमिनियम, सीमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे बॉक्साइट का क्या बताना है, बॉक्साइट का बताना है ना कच्चे माल के रूप में। तो बॉक्साइट का अयस्क क्या होता है, एल्युमिनियम, यानी एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइट होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब सी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अब चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगला नंबर का सवाल ध्यान दीजिएगा क्या है आपका। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे आप 16 नंबर का सवाल देखिए, 15 नंबर का हो चुका है, 16 नंबर का ध्यान दीजिए। ठीक है, देखिए 16 नंबर का सवाल क्या है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विकसित देश है। विकसित देश यहाँ पे बताना, ध्यान दीजिएगा, विकसित पूछा है, विकासशील नहीं, विकसित पूछा है ना। देखिए ऑप्शन है भारत होगा, ब्राजील होगा, या फ्रांस होगा, या इसके अलावा आप देखिए यहाँ पे क्या है, बांग्लादेश। तो यहाँ पे विकसित देश पूछा है ऑप्शन है। तो विकसित देश जो है आपका क्या है, फ्रांस जो है एक विकसित देश के अंतर्गत आता है, जबकि भारत हुआ, ब्राजील हुआ, बांग्लादेश हुआ, ये विकासशील होते हैं। कैसा देश है, विकासशील ना। तो विकसित और विकासशील में अंतर है, विकासशील देश है। ठीक है, ये विकसित क्या है, फ्रांस है। अगला देखिए 17वां नंबर का सवाल आपका क्या है, ध्यान दीजिएगा। किसी देश के विकास को निर्धारित करने का आधार है, यहाँ से किसी देश के विकास को निर्धारित करने का आधार क्या है। स्वास्थ्य एवं शिक्षा का स्तर को देखा जाता है, प्रति व्यक्ति आय को, या व्यक्ति की साक्षरता स्तर, या इनमें से सभी। देखिए इसका सही जवाब क्या होगा, डी वाला ऑप्शन सही होगा। किसी देश के विकास को निर्धारित करने का आधार क्या है कि वहाँ के जो व्यक्ति हैं कितने स्वस्थ और कितने शिक्षित हैं, और प्रति व्यक्ति आय को साथ में देखा जाता है, व्यक्तियों की साक्षरता दर को भी देखा जाता है। ठीक है, अगले नंबर 18वां नंबर का सवाल देखते हैं कि 18 नंबर का आपके लिए सवाल क्या है। देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण क्षेत्र के विकास का लक्ष्य है। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र के विकास का लक्ष्य क्या देखा जाता है, नियमित कार्य, ठीक है, या इसके अलावा उपज की उचित कीमत, या बेहतर मजदूरी, या इनमें से सभी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका क्या हो जाएगा, तो ग्रामीण क्षेत्र के विकास का लक्ष्य को जो निर्धारित करता है वो नियमित कार्य को, उपज की उचित कीमत, बेहतर मजदूरी, ये सभी होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, डी वाला ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे 19 नंबर का सवाल देखिए, 19वां क्या आपका है कि निम्नलिखित में से किसको कृषि एवं सहायक क्षेत्र भी कहते हैं। यहाँ पे आपको कृषि का सहायक क्षेत्र कौन सा है, ऑप्शन है प्रारंभिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, या तृतीय क्षेत्र, या चतुर्थ क्षेत्र। तो कृषि का सहायक क्षेत्र कौन सा होता है, द्वितीय प्रथम क्षेत्र होता है, प्रारंभिक क्षेत्र होता है, कौन होता है, प्राथमिक क्षेत्र। यानी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है, आपका कृषि आता है। इसको याद रखिए ना, कृषि किसके अंतर्गत आता है, तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं। देखिए आपका अगला नंबर का सवाल क्या है, 20वां नंबर का, ध्यान दीजिए यहाँ पे। निम्नलिखित में से किस वर्ष में उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया। ठीक है, ऑप्शन है 1976, 1996, 1986, या 1966। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा कि किस वर्ष में उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। तो 1986 में पारित किया गया था। तो इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 20 बहुविकल्पी टोटल प्रश्न आपसे 2024 के बोर्ड के एग्जाम में आएगा, और यही सब प्रश्न आप पढ़ के जाइए, इन्हीं में से आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से खंडवा स्टार्ट होता है। ठीक है, खंडवा में टोटल 50 नंबर का क्या रहेगा, आपका वर्णनात्मक प्रश्न रहेगा, जिसमें से 10 नंबर का आपका मानचित्र वाले सभी सवाल रहेंगे। आपको देखिए यहाँ पे जितने भी दीर्घ उत्तरीय वर्णनात्मक प्रश्न फर्स्ट है, सभी प्रश्न बता देते हैं, इसका आंसर आप देख लीजिएगा। साथ में आपको जो मानचित्र से संबंधित इसमें सवाल पूछा जाता है, आपको मानचित्र पे भर के समझाने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको वर्णनात्मक प्रश्न कौन सा है, आप पहले उस प्रश्नों को देख लीजिए, और इसे एक जगह लिख के इस प्रश्नों का आंसर आप लिख के इसे तैयार कर लीजिए। यहाँ पे सिर्फ इसके प्रश्न को बताएंगे कि ये प्रश्न क्या है, आपको कैसे कैसे प्रश्न आपके बोर्ड के एग्जाम में आने वाले हैं, और कितने कितने नंबर के आएंगे। ठीक है, देखिए ये प्रश्न आप ध्यान दीजिएगा। प्रौद्योगिकी ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को किस प्रकार बढ़ावा दिया है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। टोटल कितने नंबर का रहेगा, 4 नंबर का ये प्रश्न है। अथवा में देखिए इस प्रश्न को भी साथ में तैयार कर लीजिएगा। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाले आर्थिक महामंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, टोटल 4 नंबर का। अगला देखिए प्रश्न क्या है, दूसरा नंबर का, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे क्या है आपका, देखिए भारत में संघीय शासन की किन्हीं 2 विशेषताओं का विवेचना कीजिए। टोटल 4 नंबर का प्रश्न है। अथवा में देख लीजिए, सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है, व्याख्या कीजिए। टोटल 4 नंबर का।
चलिए अब अगले नंबर के प्रश्नों को आपको बता देते हैं, फिर इसके बाद मानचित्र वाले जो सवाल आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है उसको आपको हल कराते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिए सभी प्रश्नों को एक बार। देखिए क्या है कि भारत में भूमि उपयोग के प्रमुख प्रारूपों की विवेचना कीजिए, टोटल 4 नंबर का प्रश्न रहता है। या इसके अलावा संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इस हेतु कोई 3 उपाय सुझाइए, टोटल 4 नंबर का। इसके अलावा देखिए चौथा नंबर का आपका प्रश्न क्या है कि आर्थिक गतिविधियों को रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर कैसे वर्गीकृत की जाती है, टोटल 4 नंबर का। इसके अलावा देखिए राष्ट्रीय ग्राम रोजगार गारंटी अधिनियम जो 2005 पर एक संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखना, टोटल 4 नंबर का। यह प्रश्न आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए वर्णनात्मक सेकंड चलता है, इसमें क्या करना है कि जो उत्तर आपको लिखना है टोटल 150 शब्दों में लिखना है। यह टोटल 6 नंबर का प्रश्न रहेंगे ना, इसके आगे जितने भी प्रश्न है 6 नंबर का है। यहाँ पे 5वां नंबर का सवाल देखिए अब क्या है कि नेपोलियन कौन था, उसके सुधार क्या थे, उसके सुधारों का क्या प्रभाव पड़ा, टोटल 6 नंबर का ये प्रश्न था। ठीक है, इस प्रश्न को आप तैयार कर लीजिए। अथवा में देखिए क्या है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्या अर्थ है, इसे क्यों चलाया गया, इसके प्रभाव क्या पड़े थे, टोटल 6 नंबर के प्रश्न थे। तो इस प्रश्नों को सभी को तैयार कर लीजिए, जितने भी प्रश्न बता रहे हैं सभी प्रश्नों को आप जरूर तैयार कर लीजिएगा ना। देखिए अब अगला प्रश्न देखते हैं 6वां नंबर का, फिर इसके बाद मानचित्र वाले जो सवाल है आपको हल कराते हैं। पहले सभी प्रश्नों को आपको बता देते हैं। देखिए 6वां नंबर का क्या है कि भारत में कभी कभी चुनाव जातियों पर ही निर्भर करते हैं, क्यों, इस स्थिति से छुटकारा पाने के क्या सुझाव है, इस टोटल 6 नंबर का। अथवा में देखिए लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य शासन व्यवस्थाओं से बेहतर है, कारणों का स्पष्ट कीजिए, टोटल 6 नंबर का। अब देखिए 7वां नंबर का सवाल क्या है आपका, यहाँ ध्यान दीजिए 7वां नंबर का, किसी अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है, समझाइए, 6 नंबर का प्रश्न है। अथवा में देखिए चावल की खेती हेतु उपयुक्त भौगोलिक दशाओं की विवेचना कीजिए तथा भारत में किन 3 प्रमुख उत्पादन क्षेत्रों का उल्लेख कीजिए, टोटल 6 नंबर का। अब देखिए 8वां नंबर का आपका प्रश्न क्या है, वैश्वीकरण किसे कहते हैं, वैश्वीकरण को संभव बनाने वाली कारकों की विवेचना कीजिए, 6 नंबर का यह भी है। अथवा में उपभोक्ता के अधिकारों से आप क्या समझते हैं, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 की उपयोग की भी विवेचना कीजिए, टोटल 6 नंबर का। देखिए जितने भी प्रश्न आपके दीर्घ उत्तरी में फर्स्ट और सेकेंड भाग थे सभी आपको बताएं, इन प्रश्नों को एक जगह लिख के इसका तैयारी पूरा प्रॉपर ढंग से कर लीजिए। ठीक है, अब चलिए मानचित्र से संबंधित जो आपके बोर्ड के एग्जाम में प्रश्न आते हैं उन प्रश्नों को देखते हैं कि आपको मानचित्र से संबंधित कैसे प्रश्न आते हैं, और इससे पूरा डिटेल में आपको मानचित्र पे भर के पूरा बताने वाले हैं। ठीक है, देखिए आपके सामने मानचित्र है, इस मानचित्र पे इस प्रश्न को पूरा एकदम डिटेल से समझाने वाले हैं आपको। ठीक है, देखिए क्या है कि मानचित्र संबंधित प्रश्न आपको इसमें 2 भाग है, 9A और 9B मानचित्र से संबंधित प्रश्न रहेंगे, और टोटल ये बोर्ड के एग्जाम में 10 नंबर का मानचित्र से संबंधित प्रश्न आते हैं। ठीक है, 9A में 5 नंबर का रहेगा और 9B में 5 नंबर का, 2 पार्ट है, दोनों पार्ट को करना है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए 9A है, जब भी मानचित्र के सवाल को हल कीजिएगा इसके निर्देश को जरूर आप पढ़ लीजिएगा बोर्ड के एग्जाम में। ठीक है, निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में इस डॉट चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए, सही नाम तथा सही अंकन के लिए 1/2 अंक निर्धारित किया गया है। ठीक है, यानी सही नाम लिखते हैं तो उसके लिए आपको 1/2 नंबर मिलेगा, और सही अंकन मानचित्र पर करते हैं उसके लिए 1/2 अंक मिलेगा। इस प्रकार से देखा जाए तो एक प्रश्न के लिए टोटल 1 नंबर रहेगा। देखिए पहला नंबर का सवाल है, इसको कैसे आप बोर्ड के एग्जाम में करेंगे, देखिए बताते हैं। वह स्थान जहां 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। ठीक है, देखिए ये प्रश्न आपको कई बार करवा भी दिए हैं, अभी जल्दी मानचित्र से संबंधित आपको प्रश्न करवाए थे तो बताए थे। ठीक है, देखिए वह स्थान जब 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था तो कहाँ पे हुआ था, मद्रास में। कहाँ पे हुआ था, मद्रास। और मद्रास पड़ता कहाँ पे, सिर्फ आपको मद्रास ही लिखना है, लेकिन साथ में आपको बता दें पड़ता कहाँ पे, जिससे मानचित्र भरने में आसानी हो। ठीक है, वह स्थान जब 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ कहाँ पे हुआ था, तो मद्रास में, और ये मद्रास पड़ता आपका चेन्नई में। अब देखिए इसको मानचित्र पे आपको कैसे भरना है, देखिए ये आपका मानचित्र है। अब मानचित्र में देखिए मद्रास पड़ता कहाँ पे है, देखिए तमिलनाडु में पड़ता है आपका चेन्नई, ये है आपका चेन्नई।
चेन्नई में ही पड़ता है आपका मद्रास। आपका चेन्नई यहाँ पे क्या लिखेंगे 9A। 9A का पहला नंबर का है और यहाँ पे लिख लीजिए सिर्फ मद्रास, इसका आंसर डायरेक्ट लिखिएगा मद्रास। ठीक, ये 9A का फर्स्ट वाला क्या भरना है आपको मद्रास। और मद्रास कहाँ पे है, यहाँ पे तमिलनाडु में चेन्नई है ना, तो यहाँ ही पे आपको क्या पड़ता है मद्रास। इस प्रकार से आपको यहाँ पे मानचित्र भरना है। ठीक है, पहले का आंसर हो गया। और देखिए दूसरा नंबर का क्या है, वह स्थान जहाँ गांधी जी ने नमक बनाना प्रारंभ किया था। तो नमक बनाना कहाँ से प्रारंभ किया था, तो इसका आंसर उत्तर पुस्तिका पे लिखिएगा। आंसर देखिए इसी तरह लिखिएगा डांडी। कहाँ से, डांडी। ठीक है, तो डांडी से ही महात्मा गांधी जी ने क्या किया था, नमक बनाना प्रारंभ किया था। अब देखिए डांडी पड़ता कहाँ पे है। देखिए आपका जो डांडी है पड़ता है गुजरात में। तो देखिए ये है आपका भाग वाला गुजरात और यहाँ पे पड़ता है आपका डांडी। तो देखिए 9B का सेकेंड वाला 9A का कौन सा है, 9A का सेकेंड वाला है और इसका आंसर क्या है डांडी है ना, तो यहाँ पर डांडी लिख लीजिएगा। ठीक है, डांडी। बस जैसे लिख रहे हैं इसी प्रकार से बोर्ड के एग्जाम में आपको भरना रहता है। देख लीजिए, ठीक है, कितना साफ सुथरा भर रहे हैं। अगला देखिए तीसरा नंबर का सवाल, वह स्थान जहां सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया था। अब सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह कहाँ पे किया था, ये किया था आप लोगों ने अहमदाबाद। कहाँ पे, अहमदाबाद। ठीक है, तो सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह कहाँ से किया था, तो अहमदाबाद से किया था। अब देखिए अहमदाबाद पड़ता कहाँ है, तो ये भी पड़ता है आपका गुजरात में। तो देखिए ये आपका है और गुजरात पर ये पूरा भाग यहाँ से लेके पूरा भाग जितना बता रहे हैं ये पूरा गुजरात है और अहमदाबाद यहाँ पे डांडी से थोड़ा सा ऊपर पड़ता है, ये अहमदाबाद है। इसका आंसर देखिए कैसे लिखेंगे, देखिए 9A का कौन सा है, तीसरा नंबर है और कहाँ पे यहाँ क्या आंसर है, अहमदाबाद। अहमदाबाद। ठीक है, देखिए इस तरह बिंदु करके दिखाना है ना, सभी को इस तरह दिखा लीजिएगा। यहाँ पे भी बताए थे तो इस तरह बिंदु करके डाट द्वारा दिखा सकते हैं। ठीक है, अगला नंबर देखिए क्या है प्रश्न आपका, ध्यान दीजिए। देखिए क्या है चौथा नंबर के यहाँ पे, वह स्थान जहाँ जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पे हुआ था, तो अमृतसर। कहाँ पे हुआ था, अमृतसर। इसी तरह सिर्फ उत्तर पुस्तिका पे इसे लिखना है आंसर में ना, और मानचित्र पे कैसे लिखना है, तो देखिए 9। देखिए पहले अमृतसर पड़ता कहाँ पे, तो अमृतसर पड़ता है आपका पंजाब में और मानचित्र में देखेंगे तो ये पड़ता है आपका पंजाब। अब पंजाब में भरना है तो देखिए किस प्रकार से भरेंगे, यहाँ पे आप ले लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ से कीजिएगा 9A कौन सा है, 9A का चौथा नंबर है ना, 9A का चौथा हो गया और यहाँ पे लिख लीजिए अमृतसर। क्या लिखेंगे, अमृतसर। ठीक, अमृतसर इस तरह लिख लीजिएगा, लिखा गया। अब चलिए देखते हैं अगला नंबर का प्रश्न क्या है आपका, पांचवा नंबर का, कि वह स्थान जहां 1920 में असहयोग आंदोलन का उद्घोषण हुआ था। कहाँ से हुआ था उद्घोषणा, तो ये हुआ था कलकत्ता से। कहाँ से, कलकत्ता। ये कहाँ से हुआ था आपका, तो कलकत्ता से हुआ था। ठीक है, देखिए आपको कोलकाता भरना, कैसे भरेंगे ध्यान दीजिए। देखिए ये आपका मानचित्र है, कोलकाता कहाँ पड़ता है, पश्चिम बंगाल में। तो देखिए ये है आपका बांग्लादेश, बांग्लादेश के बगल में ये पश्चिम बंगाल पड़ता है। तो यहाँ से देखिए भरेंगे आप। ठीक, यहाँ से ऐसे कीजिए। 9A का कौन सा है, 9A का पांचवा नंबर है ना, देख लीजिए एक बार, पांचवा नंबर है ना, 9A का पांचवा नंबर है, 9A का पांचवा, ये पांचवा हो गया। और क्या भरना है यहाँ पे, कलकत्ता भर दीजिए, कोलकाता भर दीजिए, कोलकाता या कलकत्ता दोनों में से कोई लिख देंगे चलेगा। ठीक है, कोलकाता। तो इस प्रकार से देखिए 1 2 3 4 5 इस प्रकार से यदि आप भरते हैं तो आपको बोर्ड के एग्जाम में एग्जामिनर 1 नंबर भी नहीं काटता है। तो ये जो आंसर लिखे हैं इसे उत्तर पुस्तिका पर लिखना रहता है और मानचित्र पर इस प्रकार से साफ सुथरा भरना रहता है। ठीक है, जैसे भरे हैं तो इस प्रकार से बोर्ड के एग्जाम में टोटल ये 5 नंबर का रहता है। इसी तरह 5 का 5 नंबर पूरा मिलता है। ठीक है, अब चलिए अगले नंबर के प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपसे किस प्रकार से पूछा जाएगा। देखिए यहाँ पे यह है आपका 9B, 2 पार्ट है ना, तो एक पार्ट में 5 नंबर का और दूसरे भाग में 5 नंबर का रहेगा 9B। देखिए यहाँ पे क्या निर्देश दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको निम्नलिखित को दर्शाना है। देखिए किस प्रकार से दर्शाएंगे आप, देखिए यहाँ पे यह मानचित्र आपके सामने है, हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि पहला नंबर कि राजस्थान की राजधानी
ये देखिए सी चिन्ह द्वारा दिखाना है। तो राजस्थान की राजधानी आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान की राजधानी कहाँ पे है। तो राजस्थान की देखिए राजधानी यहाँ पे लिख देते हैं, आप याद कर लीजिएगा। राजस्थान की राजधानी पड़ता है जयपुर। क्या है? जयपुर। ठीक, राजस्थान की राजधानी आपका जयपुर है। अब देखिए राजस्थान में जयपुर को कैसे भरेंगे, पहले तो ये पता होना चाहिए कि जयपुर कहाँ पे है आपका। ठीक है, ये पता रहेगा तो आप आसानी से भर सकते हैं। तो देखिए ये है आपका राजस्थान, ये राजस्थान में क्या है, ये आपका जयपुर है। तो देखिए यहाँ पे कैसे भरेंगे, 9B का, 9B का कौन सा है, पहला वाला है ना, पहला यहाँ भरिएगा और यहाँ पे लिख दीजिएगा जयपुर, जयपुर। ठीक, और देखिए किस चिन्ह द्वारा दिखाना है, ये सी द्वारा दिखाना है ना, तो इस प्रकार से बनाइएगा सी, इस तरह साफ सुथरा, इस तरह थोड़ा सा सी बना लीजिएगा इस तरह करके ना। ठीक, इस प्रकार से दिखाना है आपको। देखिए यहाँ पे देखिए महानदी पर निर्मित एक बांध इस चिन्ह बराबर चिन्ह द्वारा दिखाना है। तो महानदी पर बना बांध कौन सा है, तो ये पता होना चाहिए। देखिए महानदी पर जो बना बांध है वो है आपका हीराकुंड, हीराकुंड, हीराकुंड बांध। ठीक है, और देखिए हीराकुंड बांध कहाँ पे पड़ता है आपका, देखिए हीराकुंड बांध पड़ता है उड़ीसा में। अब देखिए उड़ीसा है कहाँ पे, जब ये मानचित्र देखेंगे तो मानचित्र में देखिए यहाँ पे उड़ीसा है, और इसे किस चिन्ह द्वारा दिखाना है, बराबर के चिन्ह द्वारा दिखाना है ना। तो 9B का सेकंड, यहाँ बराबर चिन्ह दिखाइएगा, यहाँ बराबर चिन्ह हो गया। और यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, चलिए इसको ऐसे चिन्ह दिखा देते हैं। 9B का कौन सा है, ये 9B का सेकंड वाला है ना, सेकंड वाला। और क्या है, यहाँ पे लिख दिया हीराकुंड बांध। क्या लिखेंगे, हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिखना रहेगा। ठीक है, जैसे लिखें इसी प्रकार से लिख दीजिएगा। अब देखिए अगला, चलिए देखते हैं। उत्तर भारत की एक प्रमुख नदी वाई चिन्ह द्वारा दिखाना है। उत्तर भारत, तो उत्तर भारत में आप सभी को पता है कौन सी नदी है, गंगा है। गंगा दिखा सकते हैं, यमुना दिखा सकते हैं। ठीक है, तो गंगा नदी दिखा देते हैं। ठीक है, अब देखिए गंगा नदी कहाँ से, तो उत्तर प्रदेश से गंगा नदी होके जाती है। देखिए ये आपका उत्तर प्रदेश है, और यहाँ पे आप क्या करेंगे, वाई चिन्ह बना देंगे। ठीक है, वाई चिन्ह इस तरह बना लीजिएगा, और इसको घेरना है तो इस तरह घेर लीजिए, और इसको यहीं पे दिखा दीजिए, या इस तरह बाहर चिन्ह खींच के दिखा सकते हैं। 9B का तीसरा नंबर है ना, ये तीसरा, और यहाँ पे लिख दिया गंगा नदी, गंगा नदी। ठीक है, इस प्रकार से भर लीजिएगा। अब चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं। देखिए अगला नंबर का आपका सवाल क्या है, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि भारत के किसी एक परमाणु ऊर्जा केंद्र चिन्ह द्वारा दिखाना, इस चिन्ह द्वारा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है कि भारत के किसी एक परमाणु ऊर्जा केंद्र, तो आप सभी को सबसे फेमस पता है कि तारापुर है, तारापुर। और तारापुर पड़ता कहाँ पे, तो महाराष्ट्र में है। तो देखिए आपका महाराष्ट्र कहाँ पे पड़ता है, तो इस तरह मानचित्र है, और मानचित्र में देखिए महाराष्ट्र है, और महाराष्ट्र में कहीं पे इस तरह तारा चिन्ह दिखा दीजिएगा। ठीक है, ऐसे करके ऐसे है। ठीक, इस तरह करके इसको देखिए इस तरह दिखा लीजिए। 9B का कौन सा है, चौथा नंबर है, और यहाँ पे लिख लीजिए तारापुर, तारापुर। ठीक है, आपका तारापुर हो गया। अगला नंबर का देखिए, दक्षिण भारत में कहवा उत्पादक को एक राज्य चिन्ह द्वारा, देखिए इस चिन्ह द्वारा दिखाना है। तो कहवा उत्पादक एक राज्य का नाम, तो कहवा उत्पादक एक राज्य, तो कहवा सबसे ज्यादा कहाँ उत्पादन होता है, तो कर्नाटक में, बस यहाँ पे लिख दिए कर्नाटक। ठीक है, उत्तर पुस्तिका पे लिख लेंगे। और देखिए यहाँ पे आपको कर्नाटक दिखाना है, तो कर्नाटक है कहाँ पे, देखिए ये है आपका महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के नीचे ये आपका है कर्नाटक। तो देखिए किस चिन्ह द्वारा दिखाना, देखिए इस तरह ना, आर द्वारा, सिंबल छोटा छोटा आर है, इस सिंबल द्वारा दिखाना है। देखिए यहाँ पे ऐसे करके है। ठीक, ऐसे करके, ऐसे करके इस तरह कोष्टक बंद कर लीजिए। ये 9B का 5वां नंबर है, और यहाँ पे लिख लीजिए कर्नाटक, कर्नाटक। ठीक, तो जैसे भरे इसी प्रकार से आप इसको बोर्ड के एग्जाम में मानचित्र को साफ सुथरा एकदम भरिएगा। आपका एग्जामिनर एक नंबर भी नहीं काटेगा। ठीक है, पूरे का पूरा नंबर देगा आपको, एक नंबर भी नहीं काटेगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपके सामाजिक विज्ञान से संबंधित आपके बहुविकल्पी और मानचित्र से संबंधित जो प्रश्न थे आपको हल कराए हैं, और जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न थे आप सभी को बताया, उन प्रश्नों को साथ में तैयार कर लीजिएगा। यही पेपर 100%, इसमें से मैक्सिमम ही सवाल आपके बोर्ड के एग्जाम में आता है। ठीक है, और जितने भी पेपर आपको हल करा रहे हैं, चाहे हिंदी को हो, चाहे गणित का हो,
चाहे विज्ञान हो, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट आपका है, उस पेपर का संपूर्ण हल आप जरूर देखा करें और उसको हल करने का प्रयास करें। जितने भी पेपर करा रहे हैं उसी में से आपके बोर्ड के एग्जाम में सब सवाल आने वाले हैं, तो आप पहले ही से अपने बोर्ड की तैयारी अच्छा से कर लीजिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा, अपने विचारों को आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और साथ में आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें।